बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। इल्ताफ़ हुसैन और एमक्यूएम एक मुल्क की सियासत का आम तरीन नाम है। इस हवाले से मोहम्मद अनवर नामी शख्स जो एमक्यूएम लंदन का मरकजी रहनुमा रहा, इल्ताफ़ हुसैन का दस्ते रात रहा, उसने बड़े आम और भयानक इंकशाफात किए हैं। वो भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही अख्तर मेंगल और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान कुर्बतें बहुत बढ़ चुकी हैं। 2 दिनों के अंदर 2 मुलाकातें हुई हैं। मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल ने मिलकर हुकूमत को धमकी दी है। क्या एजेंडा है, क्या होने जा रहा है, क्या चाहते हैं, इस पर भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। कई दफा ये शेर वाकई हकीकत महसूस होता है। कुछ ऐसे दहशतगर्द, भत्ताखोर, कातल वो हमारी सोसाइटी के अंदर पनपते रहते हैं, जो एक तरफ बिजनेस टाइकून होते हैं, फिर उनका सियासत से भी लिंक होता है, फिर उनका अफसरशाही के अंदर भी लिंक्स होते हैं, और एक आम आदमी के लिए वो जिंदगी अजीरन बना देती हैं। एक आम आदमी को इस मुल्क में वक्त पर इंसाफ नहीं मिलता, इदारे उसको धुतकार देते हैं। वो सुबह इदारों के दरवाजों पर बैठता है, खा वो लैंड रेवेन्यू के ऑफिसर हो, वो पटवारी हो, तहसीलदार हो, थानेदार हो, उसको धक्के दिए जाते हैं। उसको ट्रीट नहीं किया जाता कि वो भी इस मुल्क पाकिस्तान का शहरी है। लेकिन क्रिमिनल लोग, जितने बड़ा क्रिमिनल होता है, उसको इस मुल्क में इज्जत दी जाती है। और इसकी ताज़ा मिसाल हालिया तारीख के अंदर इल्ताफ़ हुसैन और एमक्यूएम है। ये एमक्यूएम कोई 1-2 दिनों के अंदर वजूद में नहीं आई, बल्कि कई दहाइयों तक पाकिस्तान की सियासत में आम किरदार अदा करती रही है, और आज भी हुकूमत पाकिस्तान की इत्तेहादी है। लेकिन देखना यह है कि क्या आज जो लोग एमक्यूएम के अंदर हैं और एमएनएज बनकर, सेनेटर बनकर असेंबलियों के अंदर, पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, क्या ये पारसा और इतने नेक लोग हैं कि इनको इल्म नहीं था कि इल्ताफ़ हुसैन और एमक्यूएम क्या करतूत करते रहे हैं? और आज वो भी अख्तर मेंगल के बाद लोगों की उन पर नजरें हैं कि वो बाहर निकलें और इस हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दें। अब सूरत हाल ये है कि ये मोहम्मद अनवर जो है, ये शख्स भी बड़ा अजीब है। ये एमक्यूएम लंदन का मरकजी रहनुमा था और बैन अल-अक़वामी अमूर ये जो है इस हवाले से इसके जिम्मे थे। और इल्ताफ़ हुसैन के तकरीबन जो लंदन के अंदर आम मामलात है, ये शख्स उसको हैंडल करता था। और इतना अहमियत का अमल शख्स था कि राह के साथ जो ताल्लुकात थे, जो राब्ता करवाया गया, वो इस शख्स का करवाया गया, और इसके जरिए राह की फंडिंग होती थी। और उसने खुद बताया, मोहम्मद अनवर ने, कि किस तरह राह बाकायदा 90 के अवाइल के अंदर ही एमक्यूएम को फंडिंग देता था, और तखरीब कारी, कत्ल गारत गरी, तोड़ फोड़, कराची के अंदर एहतजाज, और पूरे पाकिस्तान का चूंकि मुआशी हब था कराची, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करने के लिए एमक्यूएम और इल्ताफ़ हुसैन को इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पर कराची में बैठे हुए एमक्यूएम के वो लोग जो अपने आप को बड़ा मुहब्ब वतन साबित करने की कोशिश करते हैं, उनका कहना है कि वो तमाम लोग इस जुर्म के अंदर बराबर शरीक थे। अब इस हवाले से अब बड़ी हैरत अंगेज इंकशाफात उन्होंने किए। एक तो उन्होंने कहा कि एमक्यूएम लंदन, ये जो शख्स है, अपना उसने तारफ करवाया, और ये कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके वालिदैन अच्छे होते हैं लेकिन औलादें बाद के अंदर अच्छी साबित नहीं होती। इस हवाले से वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल अयूब खान के ज़माने में 1967 के अंदर मेरे वालिद के लिए तमगा खिदमत का अवार्ड दिया गया था। और फिर जनरल न्याजी की दरख्वास्त पर नॉर्थ बंगाल में मेरे वालिद ने फ्री खुराक फौज को सप्लाई की थी। और इस हवाले से पाक फौज बड़ी मोतरफ थी। पाक फौज के साथ तावन की वजह से मेरे वालिद को बंगाल के अंदर गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और सर सैयद अहमद अशरफ कायद आजम के 1937 के साथी थे, और आल मुस्लिम लीग के वो सेक्रेटरी जनरल थे। इतना मेरा पाकिस्तान से और इंडिया मुस्लिम लीग से ताल्लुक है। लेकिन इसके बावजूद मैं एमक्यूएम के अंदर चला गया, इल्ताफ़ हुसैन के साथ जब शामिल हुआ तो मुहाजिरों के हकूक के नाम पर हमने जिद्दोजहद का आगाज किया। लेकिन बाद अदा इसके अंदर पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करने के लिए मुझे कहा गया कि नदीम नुसरत जो है उसके साथ मिलकर आपने राह के एजेंट को मिलना है और उन एहलकारों से मिलकर कुछ मामलात फाइनल करने हैं।
ندیم نصرت کو راہ والے ساتھ نہیں بٹھانا چاہتے تھے، لیکن میں نے پھر ان کو انسسٹ کیا کہ جناب ہم دونوں آپ سے مذاکرات کریں گے، تو ہمیں باقاعدہ فنڈنگ کی جانے لگی۔ تو الطاف حسین کی سیاست کراچی میں، حیدرآباد میں، اندرون سندھ میں اور پاکستان میں ہو رہی تھی، لیکن وہ فنڈنگ راہ سے اور بھارت سے لے رہا تھا۔ یہ بڑا سنگین جرم ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق سے لے کر جنرل پرویز مشرف تک اور آصف علی زرداری سے لے کر نواز شریف تک ہر ایک کو الطاف حسین جو ہے اس کی ضرورت رہی ہے، اور جب وہ ان کے ساتھ ہوتا تھا تو محب وطن تھا، جب ان کے خلاف ہوتا تھا اور طرف جاتا تھا تو پھر وہ دہشت گرد بھی ہوتا تھا، غدار بھی ہوتا تھا۔ بہت سے سوالات پیدا ہو گئے ان کے انکشافات کے بعد۔ وہ کہتے ہیں کہ بھارت سے فنڈنگ کے لیے رابطہ کار کے فرائض میں نے سر انجام دیے، برطانوی اور پاکستانی اہلکاروں کو معلومات دینے کے لیے میں اب تیار ہوں، چونکہ اچھا بچہ بن گئے اب میں وہ بھی آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ بھارتیوں سے رابطے میرے ذاتی نہیں تھے، بلکہ پارٹی کے کہنے پر اور پارٹی کی عادت الطاف حسین کے کہنے پر کر رہا تھا۔ ڈاکٹر عشرت العباد کو عمران فاروق قتل کیس میں شامل تفتیش کیا جانا چاہیے۔ الطاف حسین بتاتے تھے کہ کس کو مارنا ہے، کس کو جلانا ہے، کیسے ہڑتال کرنی ہے، کیا اگلی پلاننگ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ ایم کیو ایم کی قیادت ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے، یا مصطفیٰ کمال کی طرح جو کراچی کے اندر چیخ چیخ کر ہمیں اور الطاف حسین کو غدار قرار دے رہے ہیں، یہ بھی پارسا اور نیک لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ پراپر کراچی کے اندر ایم کیو ایم جو ہے وہ جتنے بھی عہدیدار ہیں یہ شریک جرم ہیں۔ یہ پوچھتے تھے الطاف بھائی سے، بتائیے کس کو اڑانا ہے، کس کو بچانا ہے، کس کو مارنا ہے، کس سے الائنس کرنا ہے۔ تو یہ سارے جرائم کے اندر پارٹنر تھے جو آپ بڑے نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اندر یقیناً یہ ڈاکٹر مقبول صدیقی صاحب ہوں، خالد مقبول صدیقی صاحب، فاروق ستار صاحب۔ اب یہ بات بڑی ایک عجیب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر آتے رہے الطاف حسین کے کہنے پر، اس کے ایما پر، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جماعت راہ کی فنڈنگ لے رہی ہے، یا اتنی قتل و غارت گری کر رہی ہے، بتہ خوری لے رہی ہے، بتہ خوری کر رہی ہے۔ تو یہ اتنے اندھے نہیں تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بے شک ہمارے ریاستی اداروں نے، پاک فوج نے بہت بڑا آپریشن کر کے یہ غدار وطن جو ہے اس سے نجات تو دی، لیکن یہ لوگ جو دوبارہ نیک پاک بن کر اسمبلیوں میں پہنچے ہیں، ان کی انویسٹیگیشن ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، ان کے ذریعے جو نیٹ ورک تھا وہ پوری طرح پکڑا نہیں گیا، اور اب وہ سندھو دیش کے نام پر الطاف حسین بھی نام بلند کر رہا ہے، اور سندھ لبریشن آرمی بھی آگے آ رہی ہے، جس طرح ان کی ٹیرورسٹ ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں، اور مزید ایک دہشت گردی کی راہ کے ساتھ مل کر دوبارہ جو سلیپر سیلز ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں، اور دوبارہ پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خالد شمیم ہے، میں اس شخص کو نہیں جانتا، ڈاکٹر عمران فاروق جو ہے اس کو کیوں مارا گیا، چونکہ بار بار الطاف حسین جس طرح ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بیکی باتیں کرتے تھے، پھر وہ ریزائن کر دیتے تھے، پھر وہ یو ٹرن لے لیتے تھے، اس طرح کا جو رویہ تھا غیر سنجیدہ، اس حوالے سے ڈاکٹر عمران فاروق نے کئی مرتبہ الطاف حسین کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور الطاف حسین نے اس کو مروا دیا۔ اور اس حوالے سے یہ جتنا خالد شمیم اور جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میرا نام بھی مفروروں کے اندر آیا، لیکن میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ برطانوی ایجنسی نے مجھ سے باقاعدہ انویسٹیگیشن کی ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر عشرت العباد مجھے پھنسوانا چاہتے تھے۔ جیلی تصویر کے اندر میرے جو ہے وہ فوٹو اس کے اندر شامل کی گئی کہ میں ان ملزموں کے ساتھ ہوں، جبکہ وہ بالکل جعلی تصویر تھی۔ اس حوالے سے کئی انکشافات کیے برطانوی، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی اہلکاروں کے سامنے پیش ہو کر میں حقائق بتانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں پوری طرح پھنس چکا ہوں، برطانیہ میں بھی پکڑا جاؤں گا، پاکستان میں بھی پکڑا جاؤں گا، تو کیوں نہ حقائق میں ایجنسیوں کو بتا دوں۔ تو اب آئی ایس آئی اور دیگر ایجنسیز جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان کو وہ بتانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ایجنسیز جو ہے اور وہ اس پر کیا کارروائی کرتی ہیں۔ یہ جو بڑے نیک پاک بن کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان کو کیوں چھوڑا گیا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جیسے ابھی پی ٹی ایم کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا، اور وہ مسلسل دہشت گردی کی کارروائیوں کے اندر انوالو ہوتے جا رہے ہیں، فکری دہشت گردی کر رہے ہیں، بیان بازی کر رہے ہیں، ٹویٹر پر پاک فوج کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو بہت سارے
पाकिस्तान के रियासती इदारों पर भी सवालात पैदा होते हैं। जरदारी नवाज शरीफ से लोगों को कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन पाक फौज एक ऐसा इदारा है जिससे फिर भी पाकिस्तानी कौम को जो है वो उम्मीद है और उम्मीद करते हैं कि इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और कौम को आगाह किया जाएगा। अब आपको बताता हूं कि अख्तर मेंगल और फजल रहमान की 2 मुलाकातें हुई हैं 2 दिनों के अंदर। जब से अख्तर मेंगल ने धमकी दी बाहर निकले वो हुकूमती इत्तेहाद से, उस वक्त से उनका रेट और बोली अपोजिशन की तरफ से बढ़ गई है। अब अपोजिशन पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह अख्तर मेंगल के अलावा कोई और एक आध पार्टी आ जाए और मौलाना फजल रहमान ने वादे तौर पर कहा है कि बाकी इत्तेहादियों को भी अख्तर मेंगल की तकलीद करनी चाहिए, कलमा हक बुलंद करना चाहिए। ये हुकूमत अपना मैंडेट खो चुकी है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है और इस हवाले से इसका ग्राफ गिर चुका है, इमरान खान की मकबूलियत गिर चुकी है। लेकिन जो भी हो जाए मौलाना साहब, इमरान खान की मकबूलियत जितनी भी गिर गई, आप उससे कई गड़े जो है वो नीचे खोद कर खड़े होंगे, क्योंकि आपसे ये मकबूलियत नहीं गिरेगी, ये एक हकीकत है। लेकिन अख्तर मेंगल साहब कहते हैं कि अगर मैं अपोजिशन के अंदर शामिल हुआ तो क़यामत बपा हो जाएगी, फिर पता चलेगा अपोजिशन क्या होती है। मेरे मुतालबात अगर गैर आनी हैं तो रियासती इदारे और हुकूमत मुझे बताएं ताकि मैं कोई और पीरो मुर्शद की तरफ जाऊं। तो ये बाकायदा तौर पर ब्लैक मेलिंग की कोशिश है, रेट बढ़ाने की कोशिश है। बलूचिस्तान के लिए कभी BNP मेंगल हो, दूसरे हो, ये पार्टीज कभी भी सीरियस नहीं हुई। अब कोरोना की वबा है, मईशत का एक बहरान है आलमी सतह पर, अब इतनी पेमेंट्स देना एक सूबे को, इलाके को, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और फिर इनका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि ये पैसे आप हुकूमत आवाम पर खर्च करें, बल्कि इनका एजेंडा ये होता है कि जैसे हम कहते हैं हम किकबैक्स लें, हमारे बिहाफ पे इतने पैसे होने चाहिए। अब इनको पता है कि हुकूमत के पास वाज़े अक्सरियत नहीं है, तो इस हवाले से ब्लैक मेलिंग की एक नापाक कोशिश है। आप देखेंगे इमरान खान इसके अंदर भी कामयाब होगा, अगरचे वो ज़रूरी है कि वो इसके अंदर जो है वो शामिल करके मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात करना एक तरीक़ाकार है, पार्लिमानी निज़ाम की मजबूरी है, लेकिन चूँकि जहांगीर तरीन पहले इनसे मुज़ाकरात करते रहे, तो अब लोग इस हवाले से देखना चाहते हैं कि क्या हुकूमत तब्दील की जा सकती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ वाज़े तौर पर हुकूमत बिल्कुल तब्दील नहीं होगी। सारे बाकी इत्तेहादी अपनी अपनी तनख्वाह पर प्रॉपर काम कर रहे हैं और अख्तर मेंगल साहब भी पछताएंगे। और मौलाना फजल रहमान की वो क्या कहते हैं कि नंबरदारी जो है, नंबरदार का बेटा मर जाए तो फिर भी वो कहते हैं जितने भी पुत्र नंबरदार मर गए तेरी वारी उड़ नहीं आनी। तो मौलाना साहब अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करते रहते हैं और अख्तर मेंगल भी बहुत पछताएंगे, क्योंकि इमरान खान डट कर खड़ा है, वो कहीं नहीं जा रहा। तो अब देखते हैं क्या होता है। मुल्की सियासत में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इस हवाले से मैं आपको आगाह रखूंगा। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।